नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 वीडियो की क्लास सीरीज वॉच कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 33 को देखेंगे। इसके बाद मात्र 2 क्लास ही बच जाएगा आपके इस सीरीज में। ठीक है, तो जिनको भी एग्जाम देना है शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। और एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो गया है, तो जो बच्चे अभी तक रिविज़न नहीं किए हैं कर लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगी, है ना। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरे कंटेंट से आपका बेड़ा पार नहीं होता है तो इंडिया में इस समय किसी के कंटेंट से बेड़ा पार नहीं होगा। इसी बात में सब कुछ है। आप जैसे जिस हिसाब से समझना चाहे समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। 2026 में जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम देना है आपको, चाहे एमटीएस का देना है, चाहे सीजीएल का देना है, उसके बाद सीजीएल का मेंस देना है, आपके लिए सिलेक्टेड बस कुछ ही कंटेंट है। जैसे हमारी एक टॉपर चॉइस पढ़िए और 35 क्लास सीरीज जो अभी आप देख रहे हैं, इन दोनों का कंटेंट अच्छे से पढ़ लिए, साथ में रोज़ाना एक मॉक टेस्ट कर लिए, तो आपको जो है कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बात रही करंट अफेयर की, तो मैं अपने क्लास में ही स्पेसिफिक 2 से 3 करंट अफेयर को ऐड करता हूं पर क्लास, और 99% क्वेश्चन उन्हीं करंट अफेयर में से होगा, तो करंट का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बात करेंगे। इसके बाद में हम वायुमंडल लेयर तथा उनके गुणधर्म से बात करेंगे, शहरों के उपनाम तथा ओरिजिन की बात करेंगे, भारत के प्रमुख खनिज खदान तथा उनसे संबंधित राज्य की बात करेंगे, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम में पहुंच, है ना, पूर्वी भारत के जो भी जनजातीय नृत्य वगैरह होते हैं उनको देखेंगे, विभिन्न प्राचीन किताब के राइटर को देखेंगे, विभिन्न खेल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत पदक के संदर्भ में बात करेंगे, और पद्म पुरस्कार तथा उनसे जुड़ी हुई फैक्ट को समझेंगे, और हिमालय की बनावट और विस्तार को समझेंगे। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसकी एक एक क्वेश्चन है और यही हमारी पढ़ाने का तरीका है। एक क्वेश्चन रखता हूँ, उसके जितने भी फैक्ट होते हैं सभी बता देता हूँ। तो पहले ही बता दिया कि इस वीडियो में ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नोट करके मैंने लिख दिया हूँ, झट से पढ़ लीजिए। ये काफ़ी सारे टॉपिक है, करीब 2500 से अधिक। इन टॉपिक के प्रश्न को मैं अपने क्लास में शामिल नहीं करता, जो भी हमारी सीरीज होती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसके टॉपिक वाइज कंपाइल पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। तो गाया हुआ गीत को मैं कितनी बार गाऊंगा, इसीलिए जो चीज़ पढ़ा दिया हूँ मैं रिपीट नहीं करता हूँ। तो आप जब टॉपिक वाइज कंपाइल आपको दिया जाता है हमारे किसी भी कंटेंट के साथ, तो वहाँ से आप कर लेंगे। हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, और वहां से जो है आप जो है क्लिक करके एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को बाय करके अपने जर्नी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भारत के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार किन नदी घाटियों में पाई जाती है? देखिए, भारत में जो अधिकांश कोयला की भंडार पाई जाती है ये आपके दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में मिलेगा, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में, और महानदी गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही वो 4 नदी घाटी है जहां पे आपको इंडिया की 90% से अधिक कोयला का जो है उत्पादन या पाया जाता है, जो भी आप कहिए। ठीक है भाई, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अब आइए, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम जो है ये असम, गुजरात, मुंबई के तलछटी घाटी यानी अरब सागर के अपतटीय हाई में। आपसे पूछा भी जाता है कि अपतटीय हाई क्या है ना, तो आप कहते हो कि भाई ये तेल क्षेत्र है ना, मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम की खोज कब हुआ रहा? तो 1901 में हुआ था, और वो जगह का नाम पूछा जाता है तो डिगबोई होता है, और ये डिगबोई आपके असम में होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। बरौनी तेल शोधन कारखाना को अलग से पूछा जाता है, 1964 में स्थापित हुआ था, और ये बिहार के बरौनी में है, सिमरिया के पास। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। देखिए, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, छोटा, देखिए नागपुर जो जगह है ये तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की सेकेंडरी राजधानी भी कहलाता है नागपुर शहर। ठीक है भाई, लेकिन जो छोटा नागपुर पठार है ये झारखंड, उड़ीसा इत्यादि के क्षेत्र के आसपास है। ठीक है, तो यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होगा, है ना। यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं लगभग सभी मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना, जिसमें एक जादू गोरा
है ना, जादूगोरा, इनका तो बहुत दिन तक अधिकार ही था, बाद में जो है आंध्र प्रदेश में भी मिला था यूरेनियम की खान। तो जादूगोरा में अपन क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। झारखंड में है जादूगोरा, यूरेनियम मिलता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र उत्तर पूर्वी साइड में है, जहाँ सभी मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है ना, रूर कहा जाता है भारत का। रूर जो है ना, रूर है ना, यहाँ दिल कैसे बन गया भाई, ये जो है ना रूर, रूर एक औद्योगिक क्षेत्र होता है जो जर्मनी में होती है ना, कहाँ पे होती है, जर्मनी के अंदर होती है ये रूर औद्योगिक क्षेत्र। इसीलिए सभी मिनरल्स पाए जाने के कारण छोटा नागपुर के पठारी भाग को हम लोग भारत का रूर कह देते हैं, ठीक है मेरे भाई, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, है ना, यहाँ पे हम कुछ कोयला क्षेत्र का नाम आपको बताना चाहूँगा, और भी कई सारे चीज़ है जिसका नाम बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल रानीगंज कोयला खान है, यह भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। अगर आपको इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जो है आपके माइनिंग की बात करें कोयला का, है ना, तो ये आपका रानीगंज हो जाएगा, जो कहाँ पे है ना, पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में झरिया, झरिया में जो है ये कोयला का सबसे बड़ा भंडार है, भंडारण है, सबसे बड़ा भंडारण जो है कोयला का झरिया में है, और सबसे अधिक ओवरऑल कोयला का भंडारण भी झारखंड राज्य में ही है, इसे ध्यान रखेंगे। झारखंड के अन्य कई सारे जगह है, जैसे यहाँ पे बोकारो हो गया, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, है ना। यहाँ पे एक खान है नोवा मुंडी, है ना, नोवा मुंडी, ये भी झारखंड में है, इनको अलग से पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है। इनके अलावा मध्य प्रदेश में आएंगे सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला, उमरिया, सतपुरा कोयला क्षेत्र यहाँ भी मिलता है। उड़ीसा के तालचेर, है ना, हिमगिरी, रामपुर, ये सब क्या है ना, कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा में एक आपके बादाम पहाड़ी, कर्नाटक में गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, ये सब भी आपके जो है अलग जगह, लेकिन क्या है, ये सब जो है आपके लोहा क्षेत्र है ना। और उड़ीसा का जो तालचेर वगैरह है ये आप कोयला क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं, है ना। इनके अलावा आंध्र प्रदेश, है ना, कांतापल्ली, छत्तीसगढ़ में आएंगे कोरबा, कोरबा ये ज़्यादा बहुत बार पूछा जाता है। हंसदो अरंड ये वन का भी नाम है, और ये कोयला क्षेत्र भी यहाँ होता है, ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। असम में आएंगे नजीरा, जंजी, मेघालय में दंदागिरी, चेरापूंजी, मावलोंग, है ना, ये सब क्या है, कोयला क्षेत्र है इंडिया का, इसे ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट इनमें से कोई भी एक नाम उठा के पूछ देगा, बोलेगा ये किस स्टेट में है, आपको बताना होगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र, इसमें लोहा तथा बॉक्साइट की बहुलता पाई जाती है। जो भारत के दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ज़्यादातर लोहा और बॉक्साइट मिलता है ना, लोहा और बॉक्साइट मिलता है। यहाँ पे मैंने एक नोट करके लिखा है, इस बात को काटते हुए, खंडित करते हुए, कि भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र नवेली तमिलनाडु में है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो जो कोयला का सबसे बड़ा, खास करके लिग्नाइट कोयला फॉर्म की जो कोयला होती है, उनके जो सबसे बड़े इंडिया में खदान है, जिसका नाम है नवेली, ये नवेली जगह का नाम है जो आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले पॉइंट का जो है अपवाद देखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र में आपको बॉक्साइट और लौह अयस्क मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लिग्नाइट का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ये नवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो ये भी इसी बेल्ट में आ जाता है। अपवाद है, इसीलिए अलग से पूछा जाता है कि नवेली लिग्नाइट खदान कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना है। दूसरा एक नोट है यहाँ पर, है ना, कि भारत में सबसे अधिक एल्युमिनियम का जो संयंत्र है, प्रगलन केंद्र है, ये उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा राज्य ही सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन भी करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अयस्क के रूप में भी कहेगा, बॉक्साइट के रूप में भी कहेगा, तो भी एल्युमिनियम का जो है उड़ीसा ही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है भाई। और फैक्ट्री में भी सबसे ज्यादा यही उत्पाद बनते हैं एल्युमिनियम के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखने हैं उड़ीसा को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिग्नाइट शब्द जो कहा था, ये कोयला का एक प्रकार होता है, एंथ्रासाइट भी होता है, लिग्नाइट भी होता है, बिटुमिनस भी होता है, और पिट भी होता है ना। तो जो एंथ्रासाइट है ये आपके कोयला का सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है, और पिट जो है ये कोयला का सबसे घटिया फॉर्म माना जाता है। यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है, तांबा का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य करता है, मलाजखंड, बालाघाट, है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय
राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंस्कोपार की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसीलिए मैं आपको बताने की फिर से याद दिला रहा हूं ये वाली पार्टिकुलर क्वेश्चन को। इंस्कोपार से बना है इसरो, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इंस्कोपार से ही आपके जो है इसरो बने हैं, है ना। इंस्कोपार का बदला हुआ फॉर्म है इसरो, जो 1969 में, है ना, इसरो नाम दे दिया गया 15 अगस्त 1969 को। तो इंस्कोपार की स्थापना अपने आप में 1962 में हुआ था, ठीक है। तो अगर इसी को मैं थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में एक लाइन बोलूं कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला इंस्टीट्यूट सबसे पहले कब बसाया गया, तो 1969 भी ऑप्शन में रहेगा और 1962 भी रहेगा, तो आपको 1962 आंसर करना है, क्योंकि जड़ इंस्कोपार ही है, बदला हुआ नाम इसरो है ना। इसरो कोई मूल संस्था के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, रिप्लेस हुआ है इंस्कोपार से, ठीक है भाई। 15 अगस्त 1969 को इंस्कोपार का पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बना दिया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? बेंगलुरु में रहेगा, और वर्तमान अध्यक्ष कौन रहेगा? वी नारायणन रहेगा, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया था? 1972 में किया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, है ना। भारत के द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, लेकिन इसे प्रक्षेपित करने के लिए जो है हम बाहर गए थे, ठीक है। और कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था, है ना? सोवियत संघ के जो रॉकेट है कॉस्मोस 3, है ना, उसके द्वारा जो है इन्हें प्रक्षेपित किया गया था, छोड़ा गया था, ठीक है भाई। कब? 1975 में। तो इसकी ईस्वी भी याद रखना है, 75 में। कौन से रॉकेट से? कॉस्मोस 3M रॉकेट से। ये अपना देश का रॉकेट नहीं है ना, लेकिन हमारा उपग्रह है आर्यभट्ट, ठीक है, पहला, है ना, गणितज्ञ के नाम पे है। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारतीय निर्मित जो आपके प्रक्षेपण यान होता है उनके द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। ये है रोहिणी, उपग्रह का नाम था रोहिणी, और अपने प्रक्षेपण यान SLV-3, है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, इसके द्वारा हम लोग जो है प्रक्षेपित किए थे। तो ये स्वदेशी रूप से प्रक्षेपित हुआ पहला उपग्रह माना गया। कौन? रोहिणी। आर्यभट्ट अपना उपग्रह तो था, लेकिन प्रक्षेपित अपने रॉकेट से नहीं हुआ था, कॉस्मोस 3M से हुआ था, जो विदेशी रॉकेट है ना, सोवियत का है। इनके अलावा भारत ने एक साथ 104 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण PSLV C-37 से किया। इन्हें ध्यान रखना है, कहीं भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, है ना। इस रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया, है ना। 104 सैटेलाइट में सभी 104 सैटेलाइट मेन टाइप का सैटेलाइट ही नहीं होता है, आपको सुनने में लग रहा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना। कुछ नैनो सैटेलाइट होते हैं, कुछ मेन सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस रॉकेट से हुआ, ये तो बता दिए। कब हुआ था? 2017 में हुआ था, ये रिकॉर्ड इनके नाम है। इनके अलावा किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यहीं से मैक्सिमम सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाता है इंडिया में। और इसमें जो सबसे मुख्य सैटेलाइट था, ये कॉर्टेसेट सीरीज का था, कॉर्टेसेट 2D, है ना। कॉर्टोग्राफी का नाम आपने सुना होगा, तो ये मैपिंग वाला उपग्रह था, ठीक है, ये मैपिंग अवलोकन वाला उपग्रह था, ठीक है भाई। और एक साथ 104 में ये मेन थे, कॉर्टोसेट 2D। कब? 217 में। कौन से व्हीकल से? तो यहाँ पे व्हीकल का नाम बताया, PSLV C-37। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, खाली SLV रहेगा तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का आप लोग बताना, कई बार बता चुका हूँ। भारत वर्तमान समय में दुनिया के 34 से अधिक देशों की सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर चुका है, जो लगभग 434 से भी अधिक है। यानी अब तो मान लीजिए कि 440 तक हो गए होंगे, है ना। गुनी पढ़ कम रही हो और तुम जो है ज़्यादा किताब खरखरा रही हो, तो इससे अच्छा तो नहीं पढ़ो, चुपचाप बैठो या फिर चुपचाप पढ़ो, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में किया गया था DRDO की स्थापना। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रह के कार्य करता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। DRDO का जो हेड क्वार्टर है ये आपके दिल्ली में मिलेंगे। कहाँ पे? दिल्ली में। और वर्तमान जो इनके अध्यक्ष हैं समीर V कामत है, बहुत दिनों से अपने पद पे बैठे हुए हैं G सतीश रेड्डी साहब के बाद में।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हाल में ही शुभांशु शुक्ला जी 18 दिन रह करके आए हुए हैं, रिसर्च वगैरह करके, है ना। इनके अलावा इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च होने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। अब ये कितनी होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ये जो है कमिटमेंट हुआ है कि भाई भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का निर्माण मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मतलब अंतरिक्ष स्टेशन मतलब एजेंसी है नासा, रूस का रेस्कोमोस कॉस्मोस, है ना, यूरोप का ESA, जापान का JAXA, कनाडा का CSA, तो ये जो आपके विकसित देश है इनके ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रखी, है ना, बनाना स्टार्ट किया, है ना। कब इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया? तो 1998 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। बाद में 2011 के बाद जो है इसमें आई थिंक 2011 के बाद ही इसमें प्रचलन जो है शुरू हुआ था, लेकिन बनना या फिर नींव रखा गया 1998 के अंदर, ये 5 विकसित देशों के द्वारा, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। यहीं पे जाके आए हैं अभी शुभांशु शुक्ला। इनके अलावा अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र क्या क्या है इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। एक दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री ये सबसे पुराना है अंटार्कटिका में भारत का जो है अनुसंधान संस्थान, है ना। इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी, है ना। 1990 में बर्फ के दबने के कारण निष्क्रिय है, वर्तमान में यह कार्यरत नहीं है, अब केवल जो है आपूर्ति आधार के रूप में प्रयुक्त है। इसके अलावा दूसरा हमारा है अंटार्कटिका के अंदर ही मैत्री, मैत्री की स्थापना 1989 में किया गया था, है ना। इसके अलावा भारती ये 2012 में, तीसरा नवीनतम है ना। तो ये अंटार्कटिका में 3 है। अभी अंटार्कटिका में कुछ एक दिन पहले ही मैंने बताया कि भारत ने कहा है कि चौथा एक जो है इकाई का यूनिट का स्थापना किया जाएगा, जिसका नाम रहेगा मैत्री सेकेंड। क्या रहेगा नाम भाई? मैत्री सेकेंड नाम से जो है चौथा अनुसंधान केंद्र भारत का अंटार्कटिका में होगा, जो 2029 तक बनकर तैयार होने वाली है, ऐसा बात कहा गया है। अब देखिए, अभी आपने अंटार्कटिका में देखा, यानी ये दक्षिणी भाग में देखा, है ना, ये जो है दक्षिणी साइड में देखा। अब हम आर्कटिक क्षेत्र में देखेंगे, मतलब नॉर्थ साइड में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उनको देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ साइड में जो है यानी आर्कटिक क्षेत्र में जो है भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है भाई? हिमाद्री 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन से? जो है इसरो का शुरुआती दिन देखे, फिर इसरो कैसे कैसे सैटेलाइट का लॉन्च किए, वर्तमान में कौन है, फिर DRDO को जाने, फिर हम अंटार्कटिका आर्कटिक का जाने, ठीक है भाई, ये सब जाने हैं, ठीक है। भारत सरकार के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय जो है अंटार्कटिका में जो भी अनुसंधान केंद्र है उनको रेगुलर मतलब उन अपने देख रेख में करते हैं। मतलब किस मंत्रालय के अधीन आता है ये सब चीज? तो आप कह सकते हो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आपको याद होगा पृथ्वी अंटार्कटिका विधेयक 2022 यही मंत्रालय ने जो है पेश किया था। अंटार्कटिका विधेयक, अंटार्कटिका बिल 2022 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। अर्थात ये सब जो काम है अंटार्कटिका या आर्कटिक में अनुसंधान क्षेत्र जो रहती है ये किस मंत्रालय के अधीन रहता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो अंटार्कटिका में जो भी अनुसंधान संस्थान है उनको रेगुलेट करने वाले बॉडी कौन है ना? ये तो मिनिस्ट्री हो गया। संस्था कौन सा है? इसरो है क्या? नहीं, इसरो पिसरो नहीं है। यहाँ पे NCPOR हो जाएगा, है ना, नेशनल सेंट्रल फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। इनका जो है ना हेड ऑफिस गोवा के अंदर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट यही पूछ दे भाई इसका हेड ऑफिस कहाँ है तो क्या करो। मणिपुर में किस त्योहार के दौरान थवल चोंगवा नृत्य किया जाता है? ठीक है, मणिपुर में किस त्योहार के दौरान थवल चोंगवा नृत्य किया जाता है? थवल चोंगवा, ठीक है। थवल चोंगवा नृत्य जो है मणिपुर में याओ सांग फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। याओ सांग फेस्टिवल जो है ये आपके मार्च अप्रैल में होंगे और ये मणिपुर में होली होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है भैया? थवल चोंगवा नृत्य किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए याओ सांग मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा, ये जो मैतेई समुदाय है या मैतेई समाज के लोग हैं ये कहाँ पे रहते हैं? तो आप कहेंगे ये रहते हैं आपके मणिपुर के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से एक और समाज के नाम आपसे पूछा जाता है बिश्नोई समाज। ये बिश्नोई समाज के लोग कहाँ पे पाएंगे आपको? तो ये राजस्थान में आप पाएंगे बिश्नोई समाज को, ठीक है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना।
इसके अलावा ये मेताई समुदाय का याओसांग फेस्टिवल हो गया, ये कितने दिन तक चलती है, तो ये 5 दिन तक बसंत त्यौहार है जो होली के समकक्ष है, या फिर इसे मणिपुरी का होली कह सकते हैं। इसमें याओसांग मेई जो एक घास की झोपड़ी होती है इसे जलाया जाता है, जस्ट वैसा ही जैसे हम लोग होलिका दहन करते हैं ना, होलिका दहन करते हैं होली के एक दिन पहले, ये भी होली का ही पार्ट है। उसी प्रकार से जो मणिपुर में याओसांग फेस्टिवल होता है मेताई समुदाय का, वो भी एक प्रकार का होली है जिसमें घास की एक झोपड़ी बना करके जलाया जाता है, जिसे याओसांग मेई कहा जाता है। ठीक है, और इसी है ना, इसी त्योहार के दौरान थावल चोंगवा लोक नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर ल्यू नगाई नी, यह नागा जनजातियों का प्रमुख बीज बोने का त्यौहार है, फसल बुआई का त्यौहार है, जो हर साल एक फिक्स पैटर्न 15 फरवरी को आती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा त्यौहार, ल्यू नगाई नी, ये भी कहाँ का त्यौहार है, मणिपुर का, इसे ध्यान रखेंगे। गैंग नगाई नी, ये भी आपके मणिपुर का ही त्योहार है, ये कुबुई नागा जनजातियों के द्वारा दिसंबर या जनवरी में 5 दिनों तक चलने वाली त्योहार है आपके, कौन से, गैंग नगाई नुई। ठीक है, मणिपुर के अन्य त्योहारों में आएंगे तो निगोल चकोवा, ये एक प्रकार का त्योहार है, निगोल चकोवा। ये मणिपुर में क्या होती है, जो भी विवाहित बहनें होती है उनको मायके वाले बुलाते हैं और उनको अच्छे अच्छे खाना वगैरह बना के खिलाते हैं और परिवार से मिलन होती है। ठीक है भाई, तो ये एक त्यौहार है निगोल चकोवा, जो महिला प्रधान त्यौहार है मणिपुर के अंदर, इसे ध्यान रखेंगे, जिसमें विवाहित महिला या जो बहनें होती है वो अपने मायके आती है। इनके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी उधर के ही है, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में सभी फेस्टिवल में पहला स्थान और नागालैंड में भी पहला स्थान है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की जो है ना शुरुआत 2000 ईस्वी से हुआ था, तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। हॉर्नबिल बेसिकली एक पक्षी का नाम है, लेकिन नागालैंड का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में कब मनाया जाता है, हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक 10 दिनों तक चलती है। इसके अलावा यह हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे मनाया जाता है। यह त्योहार संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से नागा संस्कृति, विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। यानी मेघालय का सबसे बड़ा यह त्योहार है जो 10 दिनों तक दिसंबर के शुरुआती दिन में चलती है। ठीक है, इनके अलावा पक्के पागा हॉर्नबिल, देखिए ये भी हॉर्नबिल है लेकिन इसके पीछे पक्के पागा लगा है। ठीक है, तो ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। एक जो है नेशनल पार्क कहिए, है ना, तो उसी के नाम पे है ये पक्के पागा। ठीक है, तो पक्के पागा हॉर्नबिल आपको कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। खाली हॉर्नबिल कहेगा तो नागालैंड में। एक एंथोरियम फेस्टिवल होता है, एंथोरियम, है ना, एंथोरियम इस प्रकार से होता है। एंथोरियम फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है, मणिपुर में नहीं, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। कई बार आपके ऑप्शन में ये दे करके देंगे तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यह एंथोरियम फूलों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने और राज्य की पुष्प विविधता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है मिजोरम के अंदर, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इससे मणिपुर वाले जो 3-4 को सवाल देगा ना, 4 को नाम देगा ना, उसमें ये भी रहता है कई दफ़ा, तो ये जो है मणिपुर का ना है। इसके अलावा नोंगक्रेम फेस्टिवल, नोंगक्रेम फेस्टिवल मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 प्रकार के जनजाति काफ़ी जो है पॉपुलर है, निवास करते हैं, जयंतिया। ठीक है, और जो जिसमें खासी जनजाति के द्वारा ये नोंगक्रेम फेस्टिवल मनाया जाता है ना। इसके अलावा यह भी मणिपुर में नहीं मनाया जाता, जिस चीज को लिख के हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप गलती न करें। यह नवंबर में आयोजित एक फसल उत्सव है और इसमें अच्छी फसल के लिए सर्वशक्तिमान को धनदान देने हेतु पारंपरिक अनुष्ठान एवं नृत्य शामिल है। नोंगक्रेम फेस्टिवल कहाँ रहेगा, मेघालय में, खासी जनजाति के द्वारा। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की जनजाति है और ये पहाड़ी का भी नाम है अपन, कहाँ पे, मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर ही सबसे अधिक बारिश भी होती है, मेघालय के अंदर ही सबसे अधिक बारिश होती है। सबसे अधिक जो बारिश होती है ना, ये इंडिया क्या पूरे विश्व में ये सबसे अधिक मेघालय के अंदर ही होती है बारिश। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मौसिन राम उसका नाम है, मौसिन राम, है ना, मौसिन राम, मेघालय, यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। मेघालय में अधिकांश अभी भी मात्र सत्तात्मक सत्ता चलता है ना, मात्र सत्तात्मक, है ना,
मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब जैसे जनरली क्या है अपना नियम है ना भाई, कि जो बालिका है उनके शादी होने के बाद वो अपने पति के घर जाते हैं, लेकिन मेघालय में ज़्यादातर केस में क्या हो रहा है, आज भी बहुत सारे ऐसे समुदाय है जहाँ पे क्या होती है कि लड़कियाँ के घर जो है लड़के रहने आते हैं आफ्टर मैरिज। ठीक है भाई। इनके अलावा यहाँ पे चेरोवा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि भाई ये मौसिनराम में वर्षा तो बहुत होता है मेघालय में दुनिया में, तो ये जो है एक पार्टिकुलर जगह का नाम है। अगर आपसे पहाड़ी के रूप में पूछे कि भाई मेघालय में किस पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो भी आपको आंसर खासी ही देना है ना। इनके अलावा चेरोवा, ये मणिपुर का नववर्ष है चेरोवा। जैसे इंडिया के अलग अलग पार्ट में नववर्ष को अलग अलग नाम से आप मना लेते हो, जैसे पुतांदु आपके तमिलनाडु में हो जाता है ना। शीतल आपके बिहार में हो जाते हैं, बिहू आपके असम में हो जाते हैं। बिहू 3 बार होता है तो चौकी मत, असम में नववर्ष में बिहू होता है। तो चेरोवा मणिपुर का नववर्ष है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। कांग, कांग एक मणिपुर का ही फेस्टिवल है। कांग, कांग, कांग बेसिकली मणिपुर में एक रथ का नाम है जिसपे भगवान रथ की यात्रा निकाली जाती है ना। तो कांग महोत्सव मणिपुर में रथ यात्रा होती है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा है ना, इन तीनों के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। देखिए रथ यात्रा का पैटर्न इंडिया में सेम ही है। रथ यात्रा जो है कई जगह निकाला जाता है। रथ यात्रा, यात्रा लिखा गया, चलो ठीक है, रथ यात्रा यात्रा, ये जो है पैटर्न सेम है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा को रथ पे बैठा के जो है निकाली जाती है उनकी जो है यात्रा। ठीक है भाई। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो उड़ीसा का है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है भगवान जगन्नाथ वाला उड़ीसा का है। लेकिन इंडिया में और भी कई जगह, राजस्थान में भी होता है, मणिपुर में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। ठीक है। लेकिन वो सब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और एग्जाम में जब दग जाती है तो पता चलता ही नहीं है, तो इसीलिए अपने को जान के रखना है। तो मणिपुर में कांग रथ यात्रा होती है, जुलाई में होती है, 10 दिन तक चलती है। और इसी के दौरान है ना, इसी के दौरान इसको मतलब कांग रथ महोत्सव को कांग चिकवा भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछे भाई कांग चिकवा त्योहार या यात्रा कहाँ पे होती है, तो भी मणिपुर में कहना है। इसके अलावा ये भी मैतेई समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है। यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज़ लिखा है कि छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर वाला इलाका में गोंचा पर्व, गोंचा महोत्सव के दौरान जो है रथ यात्रा निकाली जाती है, सेम भगवान के लिए, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के लिए। एक है आपका हैक्रू हिंतो गवा, है ना, ये भी मणिपुर में जो है मनाया जाता है। हैक्रू हिंतो गवा, है ना। हैक्रू का मतलब होता है मणिपुर में आंवला, और हिंदोगवा का मतलब होता है नाव। मतलब ये नाव वाला रेस है मणिपुर के अंदर जिसमें आंवला इस्तेमाल होता है पूजा इत्यादि आदि के पर्पज से। ठीक है भाई। तो ये भी आपको याद रखना है। हैक्रू हिंदोगवा नाव दौड़ या नाव उत्सव किस राज्य के हैं, तो मणिपुर के। यहाँ ये कहाँ पे आयोजित होता है, अब नाव चलेगा तो जमीन पे थोड़ी चलेगा, पानी में चलेगा। तो विजय गोविंदा खाई में आयोजित किया जाता है मणिपुर में, और इसमें भी मैतेई समुदाय जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ओवरऑल मणिपुर के कई सारे त्यौहार को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि मणिपुर में जो है मैतेई समुदाय काफ़ी ज़्यादा जो है इंडल्ज है ना, अधिकार रखता है बहुत सारे चीज़ पे, बहुत सारे चीज़ मनाते हैं। नोट करके यहाँ पे लिखा है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क जो है कैबुल लामजाओ, ये आपके मणिपुर में ही है ना, इसे ध्यान रखेंगे। जो आपके लोकटक झील के प्रांगण में है, लोकटक झील, डायरेक्ट लोकटक झील पूछे तो भी मणिपुर, कैबुल लामजाओ पूछे तो भी मणिपुर, है ना। कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग पार्क है। अच्छा, लोकटक झील पूछे भाई कैसा कैसा मतलब कैसा झील है, तो आप कहेंगे फ्रेश वाटर का झील है ना, ये मीठे पानी का झील है। इसके अलावा जो लोकटक झील में एक फुमडिस पाया जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया था, इससे पहले पढ़ा दिया था। ये फुमडिस है ना, ये फुमडी घास का जो है ना एक तैरता हुआ मतलब आकार है, रूप है, आप गूगल करके देख लेना ये फुमडिस को। ठीक है। ये मणिपुर के लोकटक झील में पाए जाते हैं, और यहाँ पे संगाई हिरन भी पाए जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय स्नो लियोपर्ड्स है ना, स्नो लियोपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग बताना। ठीक है भाई। इसके अलावा केरल के बल्लमकाली का, केरल में जो है बल्लमकाली बोट रेस होता है ना, जो सांप के आकार के होती है, तो ये कहाँ पे, केरल में होती है। अगर आपसे पूछे बल्लमकाली स्नेक बोट रेसिंग कहाँ पे होती है, तो केरल में होती है। ये कई बार होते हैं। ठीक है। इसके अलावा
चुम्फा महोत्सव ये भी आपके मणिपुर में दिसंबर महीने में 7 दिनों तक मनाया जाता है। दिसंबर में 7 दिनों तक मनाया जाता है ना। इनके अलावा थांगटा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है, काफ़ी पुराना है ना, काफ़ी पुराना है। इसे हुएन लालोंग भी कहा जाता है, इसमें तलवार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये मणिपुर का आपका जो है क्या है मार्शल आर्ट फॉर्म है थांगटा। ठीक है, इनके अलावा खर्ची पूजा, ये खर्ची पूजा त्रिपुरा के 14 देवी देवताओं को पूजा करने के लिए 7 दिनों तक चलने वाली एक विशेष प्रकार की त्यौहार है खर्ची पूजा। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये 7 दिनों तक चलती है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, इनके अलावा असम में साल में 3 बार बिहू मनाया जाता है। अब देखिए कौन कौन से बिहू मनाते हैं। तो एक होता है असम के अंदर रंगोली या बोहाग बिहू, जो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, जो असमिया नववर्ष और बसंत ऋतु का प्रतीक है। तो मैंने अभी कहा कि भाई असम में नववर्ष को भी बिहू मनाते हैं, मकर संक्रांति को भी बिहू मनाते हैं और एक बीच में मनाते हैं। तो ये आपके अप्रैल मध्य में हो गया, तो ये नववर्ष। इंडिया में जो नववर्ष की त्यौहार होता है ना हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ये ज़्यादातर आपके अप्रैल महीना में होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखें। इनके अलावा नेक्स्ट है हमारा कोंगाली या काटी बिहू, ये भी मैंने अब आपको देखा कि भैया रंगोली बिहू था जो नववर्ष था। अब है भाई कोंगाली या कटी बिहू, जो अक्टूबर के मध्य में बुआई के समय होती है। एक होती है भोगाली बिहू, जनवरी के मध्य में फसल कटाई। ये तीनों बिहू असम में होता है। असम में बिहू जो है असमिया का जान होता है। इसके अलावा मीडी मेफम फे है ना, ये जो है अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की जो है एक त्यौहार है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो डेट फिक्स रखता है। हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ पे? असम के अंदर। इसे ध्यान रखेंगे। ये प्रचलन बिहार में भी है, हमारे गांव में भी है कि जो बिहार का नववर्ष होता है हम लोग तो उसे जूड़ शीतल के नाम से मनाते हैं। तो यहीं पर हम पूर्वजों को सम्मान में जहाँ पे उनकी अंत्येष्टि हुई रहती है वहाँ पर जाया जाता है इस दिन। अपनी अपनी है ना। और यहाँ असम में इसका एक अलग त्यौहार है जिसका नाम है मीडे मेफी, है ना। अली आई लिंगाग, ये भी एक असम में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंतोत्सव है ना। अगला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार किस भारतीय के द्वारा पदक जीता गया। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा 2003 में पदक जीता गया था। माफ कीजिए, अंजू बेबी जॉर्ज के द्वारा 2003 में पदक जीता गया था। नीरज चोपड़ा 2003 में तो बहुत छोटे होंगे जी, है ना। अंजू बेबी जॉर्ज जी के द्वारा जीता गया था 2003 में लंबी कूद के अंदर। और ये फर्स्ट इंडियन बनी थी, है ना, कि भाई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कर्णव मल्लेश्वरी जी हैं। 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करी थी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने 2022 ओरेगन अमेरिका के अंदर पहले तो इन्होंने सिल्वर जीता, फिर 2023 बुडापेस्ट के अंदर जो है इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखेंगे 2 पदक जीतने वाले, है ना। मेरे ख्याल में अभी 3 ही पदक है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडियन के नाम। इनके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा साहब शूटिंग खेल के अंदर 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जापान के टोक्यो में हुआ है। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पदक नहीं आया इंडिया के लिस्ट में। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे, ये मिल्खा सिंह साहब थे। राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था और इसकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई थी और भारत भाग लेना स्टार्ट किया था 1934 से। ठीक है, यानी सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट ये थी रूपा उन्नीकृष्णन। इन्हें ध्यान रखेंगे, एथलीट कहना सही नहीं होगा, खिलाड़ी कहिए, शूटिंग में थी, है ना। तो ये रूपा उन्नीकृष्णन जी याद रखेंगे। 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक निशानेबाज मनु भाकर के द्वारा जीता गया था। कई बार क्या होता है कि भाई 6 ही पदक है, क्या ही याद करना, ऐसे ही क्या ही पूछेंगे एग्जाम में। लेकिन एग्जामिनर आपको घुमा देता है, पूछता है कि पहले पदक का खाता किसके द्वारा खेला गया इस पार्टिकुलर ओलंपिक के अंदर। तो मनु भाकर जी टोटल 6 पदक मिले थे और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर मनु भाकर ने इंडिया में ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। ठीक है भाई, क्योंकि एक तो व्यक्तिगत रूप से और एक कंबाइंड रूप से प्राप्त की थी। भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जीता, है ना। इस पुरुष हॉकी टीम का कप्तान जयपाल सिंह मुंडा जी थे, है ना, जयपाल सिंह मुंडा जी थे। इसके अलावा अभी तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के झोली में 10 गोल्ड है, जिसमें 8 तो है हॉकी टीम के द्वारा और 2 में एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा। 2025 में फीडे विश्व कप
फीडे मतलब शतरंज वाला होगा, फिर शतरंज से होगा। फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख जी हैं, और ये सबसे कम उम्र की भी है ना, सबसे कम उम्र की जो है विजेता भी है इस प्रतियोगिता के। साथ ही साथ दिव्या देशमुख जी 88वें ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। आपको याद रखना है कुछ ग्रैंड मास्टर हाल फिलहाल के, ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा। अवनी लखेरा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में, अवनी लखेरा जो है पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। ग्रीष्मकालीन फॉर्मेट में इन्होंने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीती थी। तो अगर आपसे पूछे ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो अवनी लखेरा फिर जीती, लेकिन पहली बार इन्होंने ही की थी। पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली जो महिला है दीपा मलिक जी है, जो शॉर्ट पुट में 2016 में प्राप्त किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 84वां है रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर। 50वें नंबर के पी श्याम निखिल हो जाएंगे। 86वें नंबर के हो जाएगा आपका श्री हरि LR। 87वें नंबर के AR हरिकृष्णन और 88वें नंबर के दिव्या देशमुख। तो ये जो ग्रैंड मास्टर है, उसी प्रकार से मैं आपको CJI का भी क्रम याद रख लेना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका भी क्रम याद रख लेना, कम से कम 48, 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है भाई। डेट्रॉइट जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है ना, तो ये डेट्रॉइट कहाँ पे है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। जो ऑटोमोबाइल कार वगैरह उद्योग के लिए जो है प्रचलित है। कार का आविष्कार कौन किया था, कार्ल बेंज ने, ठीक है। डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल कार उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चेन्नई तमिलनाडु में जो स्थित है, इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, है ना, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है पिट्सबर्ग। कौन सा भैया, पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग झारखंड के जमशेदपुर को कहा जाता है ना, या फिर स्टील सिटी भी कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर में ही टिस्को की स्थापना टाटा साहब के द्वारा 1907 में किया गया था। यह भी पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। आपने हॉलीवुड का मूवी देखा होगा, ये कैलिफोर्निया के काफी बार कार वगैरह पर भी लिखा रहता है ना, इनके नंबर प्लेट वगैरह पे, है ना। तो सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और इंडिया का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, बंगलुरु को कहते हैं, है ना। फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध जो कांस शहर है, ये फ्रांस में है। यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होता है। कांस शहर कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है। सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध मैनचेस्टर, ये कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर है, यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है ना। अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर ओवरऑल कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अहमदाबाद भी कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, है ना। इसके अलावा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जहां से पूछे, जैसा पूछे जवाब देना है। अहमदाबाद को लोकप्रिय रूप से बोस्टन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद को लोकप्रिय रूप से बोस्टन भी कहा जाता है, बोस्टन, है ना। इसके अलावा ये बोस्टन मुख्य रूप से कहाँ पे है, अमेरिका में है, तो इसे ध्यान रखेंगे। रूर, अभी मैंने वहां पर बताया था, रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। और भारत का रूर जो है किसे कहा जाता है भाई, छोटा नागपुर के पठार को। क्या होता है, मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। सभी पद्म पुरस्कार नामांकन की समीक्षा करने पर पद्म पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना। तो भाई कैबिनेट सचिव ही पद्म वाला जो लिस्ट होता है उनकी अध्यक्षता करते हैं। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता करते हैं कैबिनेट सचिव। पद्म पुरस्कार समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, तो गृह सचिव शामिल होते हैं जो इंडिया के होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव शामिल होते हैं, और 4 से लेकर के, है ना, 6 से अधिक नहीं, है ना, 6 से अधिक नहीं लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा इस समिति का गठन सालाना भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, पद्म समिति का। लेकिन, है ना, समिति तो ये किया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से जो है ये समिति अपना रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, और लास्ट में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जो है फाइनलाइज होता है कि किन्हें यह पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार दिया जाना है। पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब घोषणा किया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण दूसरा स्थान, पद्म भूषण का तीसरा स्थान है, और पद्मश्री का चौथा स्थान है। देखिए जो पद्म अवार्ड है, इनमें कोई भी राशि नहीं दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है भाई, इनमें दिया जाता है एक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और एक मेडल, ठीक है ना। वर्ष 2025 में 139 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है, इन्हें शामिल ध्यान रखेंगे। 2026 के लिए टोटल 131 पद्म अवार्ड बांटे गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण,
13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिया गया है। तो 2026 वाला बहुत नया हो जाएगा आपके लिए, 25 वाला याद रखना। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसमें भी कोई भी नगद राशि आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये पद्म अवार्ड से बिल्कुल डिफरेंट है ना। इसमें जो है कई सारे यात्रा इत्यादि आपके लिए फ्री रहेगा, ट्रेन से वायुयान वगैरह में भी आपको छूट मिलेंगे। इसके अलावा आपको संसद के बैठक में भाग लेने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा वीआईपी वगैरह अगर आपको सुरक्षा रिक्वायर्ड है तो आपको जेड कैडर की सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी राज्य के अंगतुक हो जाते हैं, मतलब अगर किसी राज्य का दौरा आप कर रहे हैं तो राज्य का गेस्ट हो जाते हैं आप, ऐसे कई सुविधा दिया जाता है जिनको भारत रत्न मिला है ना। जिन्हें भारत रत्न मिलती है उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा का समझा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हजारों बार क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो चुका है एग्जाम के अंदर, है ना। मेडल कैसे बने होते हैं, तो मेडल में तांबा के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूरज बना होता है और उनका किनारा भी प्लेटिनम का ही बना होता है। नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है, जिसके पीछे तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते भी लिखा होता है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे फ्रंटियर गांधी भी, सीमांत गांधी भी कहा जाता था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी 1971 में देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अब तक, और आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। अब तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिनमें कुछ एक महिला को ही दिया गया है यह अवार्ड। जिन महिला को यह अवार्ड मिल चुका है, नीचे मैं उनका नाम मेंशन कर रहा हूं। वह महिला जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है: इंदिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री; मदर टेरेसा जी, है ना। मदर टेरेसा विदेश की नागरिक थी लेकिन इंडिया का नागरिकता है तो ये इंडियन ही मानी गई, बाद में इंडियन के लिहाज से इनको दिया गया था। तो अगर विदेशी वाला भारत रत्न कहे ना तो इनका नाम नहीं आता है, खान सीमांत गांधी का आता है और फिर आपका आता है भैया नेल्सन मंडेला का, ठीक है। अरुणा आसफ अली जी, है ना, ये गांधी जी के कई सारे मूवमेंट में सक्रिय रही थी। MS सुब्बा लक्ष्मी जी, कर्नाटक संगीत की महारानी। लता मंगेशकर जी, स्वर कोकिला। इन 5 महिला को जो है यानी हस्ती को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित संगीतज्ञ कौन कौन है अब तक, है ना। तो सबसे पहले M सुब्बा लक्ष्मी जी, है ना, कर्नाटक संगीत से जुड़ी रही। पंडित रविशंकर साहब सितार से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई से, लता मंगेशकर गायिका, पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और भूपेन हजारिका आना हीरो रहे, गायक रहे, जो भी कहिए, संगीतकार गायक, है ना। ये आपके कहाँ पे, असम के हैं। इनके अलावा जास्कर लद्दाख काराकोरम पर्वत श्रेणियां हिमालय के किस भाग का हिस्सा है, तो ये महान हिमालय का हिस्सा है ना। महान हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को ऐसे बांटते हैं इनके नाम के आधार पे, तो ये आपके जो है ना, ये वाला ट्रांस हिमालय, फिर ये वाला महान हिमालय, और सबसे लास्ट में रहेगा शिवालिका, बीच में वो छूट जाएगा तो ये लघु हिमालय। तो ऐसे आप जो है इसे पढ़ लेंगे, है ना। ये ट्रांस हिमालय, ये विस्तृत हिमालय या महान हिमालय, मैं यहाँ पे महान लिख देता हूँ। ये आपके छोटू हिमालय का ये लघु लिख देता हूँ। और ये सबसे नवीन निवा हिमालय, इसे ऑटर हिमालय, उप हिमालय भी कहिए, ये शिवालिक है, ये सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक होता है, सबसे उत्तरी भाग जो है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय होता है। इतना समझ लीजिए, सभी बात समझ में आ जाएगा। तो जास्कर लद्दाख एवं काराकोरम रेंज जो है ये आपके महान हिमालय का पार्ट है, लेकिन ये वाला जो है सेकेंड पट्टी पे पड़ेगा। आइए, महान हिमालय एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण जो है प्लेट विवर्तनिका, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हुआ है, जिसमें कौन से 2 प्लेट, तो एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट जो है आपस में टकराए और हिमालय का निर्माण हुआ, उथला हो गया। और हिमालय जहां है, पहले क्या हुआ करता था, टेथीज सागर हुआ करता था। हिमालय को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला श्रेणी है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी अगर आपसे पूछे कि भाई हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय ही कहना, ये सबसे उत्तर में है ना। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बना के भी आपको दिखाया था, ये रहा ट्रांस हिमालय, है ना। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां शामिल है। जो अत्यधिक ऊंचाई और ठंडी है, इसे परा हिमालय भी कहा जाता है ना। इसे परा हिमालय भी कहा जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म मुझे गलत लग रहा है यार, है ना। एक यह महान हिमालय के उत्तर में है, ठीक है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियाँ शामिल है ना। इसे परा हिमालय भी कहा जाता है, इसे परा हिमालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा है हमारा महान हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री, है ना। यह कश्मीर से नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक विस्तृत है। जो मैंने कहा था कि कुछ गलत लिखा है, ये गलत यहाँ लिखा है,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जास्कर लद्दाख एवं काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हिमालय के किस भाग में है, तो यहाँ पे लिख देना ट्रांस हिमालय, है ना, यहाँ पे ही गलत है, ये ट्रांस हिमालय कर लेना गुरु, है ना, ये जो है ना ट्रांस हिमालय कर लेना, ये यहाँ पे ट्रांस हिमालय कर लेना, ठीक है, महान काट देना यहाँ से, यही सही हो जाएगा। ट्रांस हिमालय का ये सही है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर होता है भाई, अपना K2 इसी में है तो इससे याद रखने के लिए एकदम ईजी होता है। जो K2 है ना, गॉडविन ऑस्टिन, ये इसी में गिरता है ट्रांस हिमालय में। महान हिमालय इसके बाद आएगा, यानी ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय है, जिसे बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। कई बार इस नाम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई महान हिमालय को और क्या कहेंगे, तो बृहद हिमालय यानी विस्तृत हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। यह कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक विस्तृत है। इसमें आपके माउंट एवरेस्ट जो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी या फिर विश्व में सबसे ऊंची पीक है ना, तो ये इसी हिमालय में गिरता है, किसमें, हिमाद्री में या फिर महान हिमालय में। कंचनजंगा जो इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है पूर्ण रूप से सिक्किम के अंदर, तो ये भी यहीं रहेगा, ठीक है। इनके अलावा लघु हिमालय 3 नंबर पे आता है। ये महान हिमालय और सबसे लास्ट जो दक्षिण में क्या बताया, शिवालिक, उनके बीच में पड़ेगा। महान हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय पड़ेगा, ठीक है, लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 5000 मीटर है। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर इत्यादि रेंज गिरता है। शिवालिक यह हिमालय की सबसे आउटर भाग है और सबसे दक्षिणी श्रेणी है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई जो है सबसे कम है, 900 से 1200 मीटर। इसे हिमालय की तलहटी भी कहा जाता है, इसे उप हिमालय भी कहा जाता है, कुछ भी कहिए, सब शिवालिक का नाम है। नवीन हिमालय भी इसे कहते हैं, ठीक है। नदियों के आधार पर भी हिमालय को 4 पार्ट में बांटा गया है ना। नदी के आधार पर जब भी बांटेंगे, देखिए अभी नाम के आधार पर बांटे थे तो रेंज के आधार पर बांटे थे तो उत्तर से दक्षिण, नदी के आधार पर बांटेंगे तो पश्चिम से पूर्व बांटेंगे, ठीक है। तो नदी के आधार पर जो है सिडनी बुर्राड नामक आदमी ने बांटा था हिमालय को। तो आइए सबसे पहले पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या फिर इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं ना, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो ये सिंधु से सतलज नदी तक के बीच में है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। अगर इन चारों में सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है लंबाई के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे नेपाल हिमालय, जो 800 किलोमीटर से अधिक की एरिया को तय करता है। वायुमंडल के किस परत में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? वायुमंडल के इग्जोस्फीयर जो वायुमंडल होती है वहां पे उपग्रह स्थापित किया जाता है, ठीक है भाई। क्षोभ मंडल ये 0 से 16 किलोमीटर, एनसीईआरटी बुक वगैरह 0 से 12 किलोमीटर भी लिखेगा। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि 0 से 16 किलोमीटर से जो है आसपास आपके क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। मौसम संबंधित जितने भी गतिविधियां होती हैं, जैसे बादल हो गए, बारिश हो गए, ओलावृष्टि हो गए, आंधी हो गई, बिजली का कड़कना हो गया, कोहरा धुंध हो गया, ये सभी जो भी मौसमी प्रकार की घटना है ये सब आपके क्षोभ मंडल में ही होंगे, ठीक है भाई। इस परत में होती है जीवन और श्वसन, पृथ्वी के सभी जीव जंतु इसी परत में सांस लेते हैं। तापमान ऊंचाई बढ़ने पर घटता है ना। यह सबसे जो है आपके अधिक डेंसिटी वाला जो है वायुमंडलीय परत है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में जो सेकेंड लेयर है वो समताप मंडल है, ऊपर की तरफ सोचिए, है ना। तो इससे 15 से 20 किलोमीटर अपन कहेंगे कि भाई इसका रेंज होता है। ओजोन परत जो इसका जो है सूत्र O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके ओजोन का एक अणु बनते हैं, है ना। तो ये इसी परत में स्थित है, जो सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है उनको अवशोषित करने का काम करता है और हमें सेफ करने का काम करता है। विमान वगैरह कि जो है ना इसी परत में उड़ने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग समान पाई जाती है, ठीक है भाई। इनके अलावा इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। समताप मंडल में ऊंचाई जब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, ये एक अलग लाइन है जो मैंने यहाँ जोड़ दिया हूँ, कभी कल होगे कोई पूछे तो आप चूकना मत, है ना। इनके अलावा नीचे हिस्से में उड़ता है, समताप मंडल के निचले हिस्से में उड़ता है, ये नहीं कि एकदम जो है 50 किलोमीटर पर उड़ेगा। आप विमान में चढ़े होंगे तो यही होता है कि भाई अभी जो है हम 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, इतना ही बोला जाता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे नहीं, है ना। इसके अलावा वहाँ पे फीट में बात होती है एक्चुअली। मध्य मंडल, है ना, समताप मंडल के ऊपर में है, 50 से 80 किलोमीटर की दायरा है इसका। उल्का पिंड वगैरह अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड जो जलते हैं ये आपके मध्य मंडल में ही जलते हैं। तापमान, यह वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा है, जितने भी लेयर है सबसे ठंडा हिस्सा जो है आपके कौन से है, मध्य मंडल है, ठीक है, जहाँ तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। समताप मंडल के मध्य मंडल को अलग करने वाली जो लाइन है, सीमा है, उसे स्ट्रोटोपॉज कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है समताप के बाद आएगा तापमंडल, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है ना, आयनोस्फीयर। इसकी हाइट 80 से 600 किलोमीटर के दूर होगा। यहाँ पे अरोरा, अरोरा बोरस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, है ना, एक दक्षिणी प्रकाश एक उत्तरी प्रकाश की जो घटना होती है चमकने की, इसी लेयर में आपको देखने को मिलेगी। रेडियो संचार वगैरह इसी परत में जो है परावर्तित होकर रिटर्न होती है, जिससे पृथ्वी पर वायरलेस संचार संभव होता है। अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी परत में परिक्रमा करते हैं, तो इसका जो है काफ़ी वैल्यू है आजकल के जो है रिसर्च वाले जमाने में आयन मंडल का। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि भाई अरोरा बोरस जो होता है आपके और अरोरा ऑस्ट्रेलियस ये आपके आयन मंडल में देखते हैं, लेकिन कभी कभी जो बाहरी मंडल है एक्सोस्फेयर है उसके निचले लेयर में देखिए, मान लीजिए कि भाई ये आयनोस्फेयर यहाँ पे समाप्त हुआ, यहाँ पे समाप्त हुआ, तो यहाँ से बाहरी मंडल एक्सोस्फेयर स्टार्ट हुआ, तो इसके इस लेयर में जो है कभी कभी यह घटना दिख जाता है। तो इससे हमें पता चला कि भाई जो अरोरा बोरस है और अरोरा ऑस्ट्रेलियस है ये आयन मंडल और बाहरी मंडल दोनों में दिख सकती है। ठीक है, ये मैं नीचे इसीलिए यहाँ पे नोट करके लिख दिया हूँ। ठीक है, बाहरी मंडल यह वायुमंडल की सबसे बाहरी लेयर है, अत्यंत विरल है, और उपग्रह जो है सैटेलाइट वगैरह यहीं स्थापित करी जाती है। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर के लेखक लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम जी है, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। पिंजर उपन्यास की लेखिका अमृता प्रीतम है, जो पंजाबी भाषा में लिखा गया है ना। इनके अलावा यार मैक ही छूट गया था मेरे भाई। अच्छा, आवाज तो आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ किताब और आपको बता रहा हूँ। द गार्डनर, गोरा, हंगरी स्टोन्स एंड द अदर स्टोरीज, चंडालिका, काबुली वाला, है ना। इसके अलावा गीतांजलि, गीतांजलि ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखे गए हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चीज़ की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और सबसे पहले 1913 में इंडिया के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त करी थे, है ना। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने ही किया था, है ना, शांति निकेतन जो अब यूनेस्को का हिस्सा है। ठीक है, तो इन्हीं जो है इनके द्वारा किया गया था। और कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, देवदास चरित्रहीन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, द डार्क रूम मालगुडी डेज से पकड़ लिए होंगे आर के नारायणन साहब, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू जी, है ना। सरोजनी नायडू इंडिया की पहली महिला राज्यपाल है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाले प्रथम इंडियन लेडी है ना, इंडियन लेडी, क्योंकि एनी बेसेंट जो है इंडियन नहीं थी। मृक्षकटिकम सुद्रक, कागज थे कैनवास, अमृता प्रीतम, द डेथ 49 डेज, अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ अ सिटी, अमृता प्रीतम, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, इटर्नल इंडिया, शाश्वत भारत, इंदिरा गांधी जी लिखे, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष, इंदिरा गांधी रिटर्न, खुशवंत सिंह, और भी कई सारे किताब है। ये सभी किताब अपने टॉपिक वाइज की कटिंग है, वहाँ से जाके देख लेंगे। द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, रिपब्लिक, प्लोटो, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर का नाम अपन मित्र मेला के लिए जानेंगे, मित्र मेला, है ना। और अभिनव भारत के लिए जानेंगे, अभिनव भारत, मित्र मेला 1899 में, और अभिनव भारत 1904 में। ये बदला हुआ नाम है इसी संस्था का। पॉवर्टी एंड मिलिट्री रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहेंगे, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहेंगे किसे? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष कहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता करने का जो है इनका एक्सपीरियंस रहा था। देश के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले हुए ये। ठीक है, तो ये सब दादा भाई नौरोजी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मेन कैम्प, एडोल्फ हिटलर, ये नाजी दल के नेता थे, है ना, नाजी दल के जिन्होंने सुसाइड किया था। इनके अलावा लज्जा फ्रांसीसी प्रेम, है ना, ये तस्लीमा नसरीन जी की किताब है लज्जा, है ना। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन ऑफ आवर टाइम, शशि थरूर के कई सारे इंपॉर्टेंट किताब है। कितना बताऊं, ये कांग्रेस के नेता हैं, सक्रिय रहते हैं, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है ना, जैसे एन ईरा ऑफ डार्कनेस, है ना, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये जो है ना, ये शशि थरूर साहब का ही किताब है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अंबेडकर ए लाइफ काफ़ी चर्चा में रहा था, अंबेडकर ए लाइफ, ये भी शशि थरूर जी का ही किताब है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, समाजवाद क्यों, जयप्रकाश नारायण, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में अध्यक्षता याद रखना 1938 और 1939।
आपको कहे कि भाई कितनी बार सिलेक्शन लिए कांग्रेस में अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस, तो 2 बार बताना है, जिसमें एक बार इन्होंने सकुशल जो है अध्यक्षता संभाले और दूसरी बार में इस्तीफा दे दिए जीतने के बाद। ठीक है, गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेदाज, बाल गंगाधर तिलक, इसे ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, यामा, महादेवी वर्मा, अर्थशास्त्र चाणक्य, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, शाहनामा फिरदौसी, गीत गोविंद जयदेव, पद्मावत मलिक, मोहम्मद जैसी इत्यादि इत्यादि। कादम्बरी हर्षवर्धन रत्नावली, हर्षचरित्र कादम्बरी बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन का कवि था और हर्षवर्धन ने भी खुद किताब लिखा है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया। ठीक है, तो ये सब कुछ किताब के नाम। तो ये थे भैया इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, आखिरी क्वेश्चन नहीं, एक प्रश्न और है ना, जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। भारत में निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एग्जिम बैंक की स्थापना कब किया गया? तो 1982 में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति पे ये क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र को वित्त कृषि क्षेत्र में प्रदान करता है और सर्वोच्च संस्था है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में 3 प्रमुख बैंकों को मिला के, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला के किया गया था इकट्ठे। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और रिजर्व बैंक जो है सबसे पहले अपना हेड ऑफिस कोलकाता में रखा था। 1937 में जो है कोलकाता से बॉम्बे को ट्रांसफर कर दिया था अपना स्थायी कार्यालय। वर्तमान में ये 23 विभाग के साथ कार्य करते हैं और इनके देश में 33 अलग अलग जगह पे मुख्य कार्यालय स्थित है। इनके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बदला हुआ नाम है और देश में ये सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान में सबसे बड़े बैंक अधिक शाखा का है ना। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुआ था। इसको जो है गैर संवैधानिक निकाय है, इसे वैधानिक दर्जा जो है 1992 में दिया गया था और ये शेयर बाजार की निगरानी के लिए जो है जवाबदेह है। भारत का पहला लघु वित्त बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो पंजाब के जालंधर में स्थापित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण के लिए मालेगांव समिति ने काम किया था। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, जिसे अब भारत फाइनेंशियल इंफ्यूजन लिमिटेड बीएफआईएल के नाम से जानते हैं, भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान था, इसे ध्यान रखेंगे। पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक था जो अनुसूचित बैंकों में कन्वर्ट हो गया बाद में, जिसका नाम है बंधन बैंक, है ना, बंधन बैंक, है ना, बंधन बैंक, यहाँ पे नहीं लिखा भाई, लिख लेना, बंधन बैंक, है ना। बंधन बैंक जो है बाद में कन्वर्ट हो गया था। एमएफआई कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। 1991 के वित्तीय संकट किसके नेतृत्व में हुआ? तो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हुआ। इनमें किन 3 पहलू पे ध्यान दिया गया? तो है ना, इसकी बात हम नीचे करेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण था वो 3 पहलू, तो क्रम वाइज पढ़ते हैं। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसके 3 पहलू थे, है ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, एलपीजी। इसके माध्यम से मुद्रा का मूल्यांकन किया गया ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। एक क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि कोई भी देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन लिखो, भाई यहाँ पे मूल्यांकन है, कॉपी चेक कर रहे हो, अवमूल्यन लिखो, अवमूल्यन, है ना, अवमूल्यन लिखो, अवमूल्यन, है ना, यहाँ पे अवमूल्यन को फिट कीजिएगा मूल्यांकन को हटा के, ठीक है, अवमूल्यन। तो कोई भी देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया लगभग, है ना, कुछ एक क्षेत्र को छोड़ के लगभग क्षेत्र में जो है लाइसेंसिंग की व्यवस्था को या तो समाप्त कर दिया गया या बहुत ईजी बना दिया गया। आयात के शुल्क को कम कर दिया गया। तो ये सब के माध्यम से जो है आर्थिक संकट से निपटा गया था 1991 में, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय में। बाद में 1980 में फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर आपसे पूछे कि दूसरी बार कब हुआ तो 1980 में, ठीक है। अब मूल्य निर्यात को हटा देता है, ठीक है भाई, ये सब ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए कंटेंट व्हाट्सएप पर जाकर ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद। एसएससी चाहे रेलवे के लिए आप हमारा कंटेंट लेके अपने जर्नी को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, क्लास नंबर 32 और 33 का कंटेंट आज रात को 11 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। हमने जय हिंद, जय भारत।